हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 4 जिसका नाम है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका हम लोग MVVI क्वेश्चन कर रहे थे जो सारे आपको 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% चांस है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। तो पिछला वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया था और उसी का मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं बताया, तो वही 2 क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह सबको बताऊंगा, उसका पूरा ठीक है, पूरा डिटेल उसको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं एक और क्वेश्चन नहीं बताया था, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया था। देखिए इसमें डबल टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये सब सारे MVVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पहले से पूछा जा चुका है और फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो बस आज यही 2 क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हुए हैं और करेंगे इस पूरे वीडियो में, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग किस तरह से और उसका हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये पहले समझिए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में, कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है क्या नहीं, और यदि फ्लो हो रहा है तो कैसे पता करेंगे, वही गैल्वेनोमीटर बताता है। और यदि सर्किट में थोड़ा सा भी करंट फ्लो हो रहा है ना, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, तो उसको भी बताने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। समझ गए। अब वही है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी मूविंग कॉइल, यानी कॉइल मतलब तो कॉइल जानते हैं, जो n नंबर ऑफ टर्न से लिपटा हुआ होता है जो कॉइल, ठीक है, वो हो गया। मूविंग, मूविंग मतलब वो घूम रहा है, तो कहाँ घूम रहा है, हो सकता है वो किसी फील्ड में घूम रहा है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। तो गैल्वेनोमीटर जो है ना, वो गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ठीक है, कनेक्ट है, जो क्या बता रहा है, जो बता रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इन द सर्किट में एकदम थोड़ा सा भी करंट थोड़ा सा फ्लो हुआ ना, तो उसको बता दिया कि हाँ, ये अपना डिफ्लेक्शन करके, ये अपना गैल्वेनोमीटर का सुई को डिफ्लेक्ट करके ये बता देगा कि हाँ सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि सर्किट में थोड़ा सा भी करंट बचा है। ठीक है, यानी करंट थोड़ा सा भी फ्लो हो रहा है, तो एकदम स्मॉल अमाउंट को भी, करंट को भी बताने में गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। समझ गए गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रिंसिपल को पढ़ते हैं कि गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्किंग ऑन विच प्रिंसिपल। तो ये आपको बताना है ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ये उस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ये आप पहले से पढ़ चुके हैं कि जब किसी मूविंग कॉइल, जब किसी कॉइल को, जब किसी, जैसे आप सोलेनॉइड भी पढ़ चुके हैं, जैसे आप टॉरॉइड भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जैसे आप कॉइल को भी, जब हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस किया था, उस वीडियो को भी आपने देखा है। तो वहाँ पर वही प्रिंसिपल पर कार्य करता है कि जब किसी कॉइल को, जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते, तो वो क्या करता है, वो घूमने का प्रयास करता है, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होने लगता है। वहाँ जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम लोग फोर्स नहीं बोलेंगे, वहाँ पर हम लोग टॉर्क कहते हैं, क्योंकि रोटेटरी फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो उसी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो देखते हैं कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तब यह क्या एक्सपीरियंस करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जो उसको घुमाता है, जो उसको ज़बरदस्ती घुमाने का प्रयास करता है। समझ गए। तो अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका डायग्राम को हम लोग सबसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ मैंने लिखा नहीं है, जो आपके लिए समझने के लिए चीज़ है उसी को लिखा है, ठीक है, ताकि आपको खुद से जब आप इस डायग्राम को बनाएंगे तब आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो सबसे पहले तो इसको एक फ्रेम में हम लोग बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से एक फ्रेम में इसको हम लोग बंद कर दिए इस तरह से। इसमें हम लोग क्या किए ना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक हम लोग टर्मिनल लिए है T2, ठीक है, इस टर्मिनल को जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, यानी इस वायर को हम लोग टर्मिनल T2 से जोड़ दिए और यहाँ से करंट I फ्लो होने लगेगा। और यहाँ से जाकर जैसे करंट I फ्लो करेगा, ठीक है, तो क्या होगा ना, ये जो टोरिजन हेड है ना, ये टोरिजन हेड, यहाँ पर सुई लगा हुआ है, नीडल, ठीक है, जो डिफ्लेक्ट करता है, जैसे करंट आई फ्लो होगा तो ये अपना विक्षेपित होने लगेगा, ठीक है। यही टोरिजन हेड का काम होता है। एक जैसे आप गाड़ी में देखे होंगे,
जो स्पीडोमीटर होता है चाहे ओडोमीटर होता है, ठीक है, जैसे गाड़ी स्पीड होता है, जितना ज़्यादा आप स्पीड करते हैं उतना उसका स्पीडोमीटर डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, उस तरह उसका कांटा चढ़ने लगता है ऊपर तरफ। तो वही है टोरिजन हेड का भी वही काम है, जितना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ जाएगा उतना ये डिफ्लेक्ट करने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो वायर है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है, ठीक है, ये ब्रॉन्ज का वायर है जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। यहाँ से आपका करंट फिर अंदर आता है और इस गैल्वेनोमीटर इस कॉइल में आता है, इस कॉइल, यही वाला आपका यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल है जो इस तरह से घुमा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा n नंबर ऑफ टर्न से बहुत सारा घुमा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको 3 नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया है, ठीक है। और इसका बीच में जो है ना एक हम लोग सॉफ्ट आयरन को रख दिया, एकदम नरम आयरन को रख दिया, ठीक है, जो एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क को, ठीक है, जो एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क को। और ये जो वायर है यहाँ से ये हो जाएगा और इस वायर को हम लोग जोड़ दिए एक लाइट स्प्रिंग से। ये स्प्रिंग क्या करता है, जब देखिए जब यहाँ से करंट आई गया, समझिए जब करंट आई गया तो ये कॉइल जो है ना इस तरह घूमने लगेगा, इस तरह, ठीक है, ये जो कॉइल है इस तरह घूमने लगेगा। तो जितना ये ज़्यादा घूमेगा घूमेगा उतना इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाएगा, तो उतना ये स्प्रिंग नीचे दबते चला जाएगा और दब कर ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको लाइट स्प्रिंग, बहुत हल्का स्प्रिंग दिया गया ताकि थोड़ा सा भी करंट यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा भी ये रोटेट करेगा और थोड़ा सा इसको स्प्रिंग को दबा देगा। तो दबाने से क्या होगा ना, फिर यहाँ से करंट आई चल जाएगा और यहाँ T1 टोरिजन हेड पर आ जाएगा, यहाँ पर T1 टर्मिनल पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इसका प्रिंसिपल हुआ ये, ठीक है, ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से ये कार्य करता है। यहाँ पर हम लोग इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए थे, ठीक है, इस तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। समझ गए आप पूरा डायग्राम को, और कोई क्वेश्चन है माइंड में, ठीक है, अगर कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि डायग्राम यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग इसका पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हम लोग यहाँ पर क्या क्या हम लोग ड्रॉ किए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे कि इट कंसिस्ट रेक्टेंगुलर कॉइल, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको हम लोग कंसिस्ट किए, ठीक है, बनाए एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम बना दिए और उसको रख दिया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रख दिए, ठीक है। और फिर क्या लिखा है कि वन एंड ऑफ द कॉइल, देखिए इस कॉइल जो है ना, ये वाला कॉइल जो है ना, ये वाला कॉइल जो है ना, ये वाला कॉइल, इसका वन एंड को यानी ये वाला एंड को हम लोग जोड़ दिए है जोड़ दिया टर्मिनल T2 से, और ये वाला जो दूसरा एंड है ना, ये वाला दूसरा एंड इसको हम लोग जोड़ दिया टर्मिनल T1 से, समझ गए। ये और ये दो गो इसका, इस कॉइल का दो गो टर्मिनल है, दो गो इसका एंड है, ठीक है, दो गो एंड है इसका, दो गो अंतिम सिरा है। एक सिरा को हम लोग जोड़ दिया टर्मिनल T2 से और एक सिरा को जोड़ दिया टर्मिनल T1 से, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते। तो किससे जुड़े हैं और कहाँ कहाँ से होकर गुजरा है उसको भी देखिए। ये जो टर्मिनल, ये जो पहला एंड है ना, वो देखिए ये फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से होते हुए टोरिजन हेड से जुड़ा है और फिर टोरिजन हेड से होते हुए टर्मिनल T2 पर जुड़ा है। यानी किस किस से जुड़ा है उसको भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए आप कहीं जा रहे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप रास्ता में क्या क्या देखें, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह ये दूसरा सिरा है, ये देखिए ये लाइट स्प्रिंग से जुड़ा है और फिर लाइट स्प्रिंग से होते हुए ये टर्मिनल T1 तक जाता है, समझिए। चलिए यही वाला यहाँ पर लिखा है, देखिए कि वन एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड विद द फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर एंड टू द टोरिजन एंड देन आफ्टर कहाँ पर टर्मिनल T2 पर जुड़ा है, एंड देन टर्मिनल T2 से जुड़ा है। एंड साथ ही साथ और जो दूसरा सिरा है इज ऑफ द वायर इज कनेक्टेड विथ लाइट स्प्रिंग से जुड़ा है और लाइट स्प्रिंग से होते हुए कहाँ चल जाता है, टर्मिनल T1 पर चला जाता है, जैसा कि आपको फिगर में ऊपर में दिखा दिया गया है, ठीक है। इतना आपको एग्जाम में लिखना है। और देखिए यहाँ पर मैंने उसी तरह से लिखा है जो आपको एग्जाम में इसी तरह से आपको लिखना है ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले, ठीक है। अब इसका हम लोग थ्योरी लिख देंगे। देखिए पहले हम लोग क्या लिखे, उसका डिफिनेशन लिखे, फिर क्या लिखे, प्रिंसिपल लिखे, फिर क्या लिखे, कंस्ट्रक्शन लिखे। अब उसका थ्योरी लिख देंगे और बस इस कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन को और आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर का आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। तो अब थ्योरी देखते हैं कि लेट आई बी द इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग क्या किए, टर्मिनल T2 से करंट आई को फ्लो कराए थ्रू द कॉइल, उस कॉइल से होते हुए गया, उस कॉइल से होते हुए गया करंट, ठीक है। देन टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, और जो कॉइल है वो घूमने लगा, यानी वो एक्सपीरियंस क्या किया, टॉर्क एक्सपीरियंस किया, तब ना घूमने लगा। तो अब कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया ये भी तो जानना जरूरी है कि टॉर्क, ठीक है, मुंह में बोल दिया कि टॉर्क एक्सपीरियंस, लेकिन कितना किया वो भी तो बताना जरूरी है। तो देखिए यदि आपको डाटा दिया है कि आप उसको कितना लपटे, यानी कितना आप उसको टर्न्स किए, कितना आप उसको लपटे बनाए, ठीक है, वो तार को,
उस पर डिपेंड करेगा कि करंट कितना, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, कितना नैनो एम्पियर, कितना आप करंट दिए। आई मतलब क्या, उस कॉइल का एरिया पर डिपेंड करेगा कि आप कितना पतला किए हैं, यानी कितना छोटा किए एरिया को, ना कितना बड़ा कर दिए एरिया को, उस पर भी डिपेंड करेगा। और साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इतना कुछ। और साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, आप तो जानते हैं साइन 90 का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है 1। ठीक है, तो साइन 90 को यहाँ पर हम लोग लेंगे बेस मानकर। अब टाउ का वैल्यू आ गया ये NIAB। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया, आप पिछला वीडियो में जहाँ पर मैंने आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने आपको ये वाला डायग्राम समझाया था। देखिए ये वाला डायग्राम समझाया था, ये वाला इस तरह से घूम रहा था, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए टॉर्क हमको पता चल गया कि कितना लग रहा है उस कॉइल पर, कितना उसको घुमाने के लिए कितना टॉर्क लग रहा है। तो यहाँ पर जो घुमा रहा है ना, उस टॉर्क को हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। किस कारण से वो टॉर्क आया, किस कारण से आया कि जब करंट आई को यहाँ पर फ्लो कराया T2 से, तो ये कहाँ पर गया था, टोरिजन हेड पर गया था। तो टोरिजन हेड पर ही वो डिफ्लेक्शन दिखाया था ना, तो डिफ्लेक्शन दिखाने के कारण उस टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो उस टॉर्क को हम लोग नाम दे दिया डिफ्लेक्शन टॉर्क। समझ में आ गया। तो जब कॉइल इज रोटेट द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड। अब देखिए जैसे जैसे कॉइल रोटेट हो रहा था, मैंने आपको बताया डायग्राम की, जैसे जैसे कॉइल रोटेट हो रहा था वैसे वैसे यहाँ पर स्प्रिंग दबते चला जा रहा था नीचे। ठीक है, और उसका साइज छोटा होते जा रहा था, ट्विस्टेड होता जा रहा था, यानी ट्विस्टेड यानी दबता जा रहा था। एंड डेवलप्ड रिस्टोरिंग। अब देखिए जैसा कि आप क्लास 11 में पढ़े थे SHM चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पर एक छोटा सा स्प्रिंग रहता था, इस तरह से स्प्रिंग रहता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फोर्स लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते थे, अप्लाइड फोर्स लगाते थे, एक्सटर्नल फोर्स। और ये स्प्रिंग दब कर छोटा हो जाता था, इस तरह से छोटा हो जाता था। कि छोटा हो जाने के कारण यहाँ पर क्या होता था, रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पर जमा हो जाता था इस स्प्रिंग में। और जैसे फिर इस फोर्स को हम लोग हटा देते थे, इस फोर्स को जैसा हटा तो ये स्प्रिंग चबाक से एकदम पीछे तरफ फेंक देता था। इसका मतलब क्या, ये इस पर जो पोटेंशियल जमा हुआ था, इसका अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क था, वो इसको फिर बाहर तरफ फेंक दिया। ठीक है, बाहर तरफ इसको निकाल दिया, फिर ये अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाता था। तो वही है कि जब ये स्प्रिंग ट्विस्टेड बहुत छोटा हो गया दब कर, तब उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क जमा हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप इन द स्प्रिंग। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया डिफ्लेक्शन टॉर्क, जिस कारण से कॉइल घुमा और स्प्रिंग दबा, किस कारण से, रिस्टोरिंग टॉर्क जमा हो जाने से। और के हम लोग मान लेते हैं अच्छा हम लोग तो जान लिए कि टोरिजन टॉर्क, हम लोग तो जान लिए कि डिफ्लेक्शन टॉर्क कितना लगा, ये वाला लगा डिफ्लेक्शन टॉर्क। अब हमको ये भी तो जानना है कि जो स्प्रिंग छोटा हुआ, यानी रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग में जमा हो, वो कितना हुआ, वो कितना टॉर्क लगा, वो कितना रिस्टोरिंग टॉर्क लगा। तो अब हमको ये भी जानना है कि कितना रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग में डेवलप होगा। ठीक है, तो मान लेते के पर डिग्री डिफ्लेक्शन में के टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कि पर डिग्री डिफ्लेक्शन, जब यहाँ पर डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है, जब टोरिजन हेड में पर डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा था, तब मान लेते कि के यहाँ पर ये हुआ था, तब मान लेते कि यहाँ पर जो स्प्रिंग में हुआ ना, जो स्प्रिंग में वहाँ पर के रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ। तो अब ठीक है, पर डिग्री डिफ्लेक्शन में मान लेते हैं कि के रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ। देन मान लेते हैं तब रिस्टोरिंग टॉर्क फॉर फाई डिफ्लेक्शन, तब फाई पर डिग्री डिफ्लेक्शन में यदि के हो रहा है, यदि पर डिग्री डिफ्लेक्शन में यदि के रिस्टोरिंग टॉर्क हो रहा है, तो 5 डिग्री डिफ्लेक्शन में कितना हो जाएगा, के 5 हो जाएगा। समझ रहे, ठीक है, समझ रहे। तो रिस्टोरिंग टॉर्क फॉर 5 डिफ्लेक्शन में के 5 हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं कि जितना आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क लगा, उतना आपका रिस्टोरिंग टॉर्क भी होना चाहिए, तब ना ये इक्विलिब्रियम होगा, तब ना ये बराबर होगा। तो वही इन इक्विलिब्रियम का कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क बराबर रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा। समझ रहे। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है, केवल बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मेरा डिफ्लेक्शन टॉर्क कितना था, जब साइन 90 किए थे तो NIAB हुआ था, और मैं अभी रिस्टोरिंग टॉर्क निकाला फॉर 5 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए, के 5 आया था। अब हमको क्या निकालना, हमको करंट आई चाहिए कि उस सर्किट से कितना करंट फ्लो हुआ था। समझ रहे, उस टर्मिनल T2 से कितना करंट छोड़ा गया था, और फिर वो जाकर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से इस तरह से जाकर फिर ये स्प्रिंग से होते हुए फिर टर्मिनल T1 तक गया था।
कितना करंट गया था ये हमको जानना है। तो आई बराबर केवल आई को रहने देते हैं, केवल आई को रहने देते, बाकी सबको नीचे ले आते हैं, बाकी सबको नीचे ले आते हैं। तो K5/N AB हो जाएगा। अब देखिए हमको आई चाहिए, आई और फाई के बीच में हमको रिलेशन बताता है। आई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जितना फ्लो हुआ उस सर्किट से, उस टर्मिनल T2 से कितना आई यानी करंट फ्लो हुआ, और फाई क्या है कि कितना यहाँ पर टोरिजन हेड में डिफ्लेक्शन दिखा है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो जुड़ा है कितना डिफ्लेक्शन दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर खाली फाई को छोड़कर बाकी सब को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान ले, जी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, जी मान लेते हैं। तो यहाँ से आई बराबर G5 हो गया। तो यहाँ से जी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कब आता है, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को देखें, V बराबर आई आर पढ़े, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पढ़े थे। तो V बराबर जब आया था तब यहाँ पर आर आई आया था या फिर आई आर। तो आर क्या था, जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए तब एक कांस्टेंट आया, और यदि इसको नहीं हटाते तब फिर यही रहता। ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, तब फिर ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जितना आप करंट देंगे उतना यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाया। थोड़ा सा करंट देंगे, थोड़ा सा ये विक्षेपित हुआ, फिर आप बहुत ज़्यादा करंट देंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा देगा। यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यहाँ पर जो टोरिजन हेड में जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, समझ गए। तो ये था इसका मुख्य। यहाँ पर लिखा है कि हैंस डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, कि जो जितना भी डिफ्लेक्शन वो दिखाएगा, जितना वो डिफ्लेक्शन दिखाया वो उसका इलेक्ट्रिक करंट पर निर्भर करेगा कि कितना आप इलेक्ट्रिक करंट दिए। थोड़ा सा करंट देंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाए, यही इसीलिए तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं किसी भी सर्किट में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ताकि हम थोड़ा सा भी करंट देंगे तो हमको पता चले कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। नहीं तो दूसरा कोई डिवाइस ले लेंगे जो ज़्यादा करंट फ्लो होने पर वो दिखाता है कि हाँ सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको ऐसा थोड़ी चाहिए, हमको थोड़ा सा भी करंट यदि सर्किट में जा रहा है तो हमको पता चलना चाहिए। तो पता चलने के लिए हमको कुछ डिवाइस लगाना पड़ेगा, जिसे हम गैल्वेनोमीटर लगा दिए। समझ गए, ये पूरा समझ गए आप, पूरा समझ गए ना। ये वाला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस तरह से कार्य करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसका डिफिनेशन था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कितना हुआ इस, हाँ 17 मिनट हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये छोटा है, ठीक है, छोटा है, तुरंत पार हो जाएगा 5 मिनट में कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंसिटिविटी ये भी एक प्रकार का आप डिफ्लेक्शन समझ सकते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी यानी कितना विक्षेपित हुआ। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर यानी गैल्वेनोमीटर में कितना आप डिफ्लेक्शन दिखाए या कितना सेंसिटिविटी आया। ठीक है, तो क्या हुआ इसका डिफिनेशन कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको इसका क्वेश्चन किस तरह पूछेगा एग्जाम में, जानते हैं? आपको पूछेगा कि डिफाइन सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। जहां आपको बोल दे डिफाइन करें तो वहां पर इससे रिलेटेड जितना भी इसका अंडर में चीज़ आता है सबको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर में भी डिफाइंड है। हम इस तरह से उसको परिभाषित कर सकते हैं कि व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, जब गैल्वेनोमीटर से स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रवेश करता है तो प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन दिखा देता है। थोड़ा सा करंट दिए, बड़ा डिफ्लेक्शन दिखा दिया, बड़ा विक्षेपित हो गया, बहुत ज़्यादा विक्षेपित हो गया। इसीलिए हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, कोई बड़ा चीज़ में जैसे हमको थोड़ा सा करंट देंगे और ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा देगा, तो वही होता है गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी। ठीक है, हम लोग अभी क्या देखे थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कि हम लोग थोड़ा सा करंट देते थे, यदि करंट स्मॉल होता था तो डिफ्लेक्शन भी स्मॉल होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा सा करंट देंगे लेकिन डिफ्लेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे दोनों में डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग देखेंगे इसका अंदर में दो आता है, इसका अंदर में दो पार्ट आता है। पहला पार्ट में क्या होता है कि जब हम लोग करंट को दिए, किस में दिए, तो जो डिफ्लेक्शन हुआ वो पर डिग्री करंट में, पर यूनिट करंट में हुआ। जो डिफ्लेक्शन हुआ पर यूनिट करंट में हुआ। ठीक है, कि यानी करंट के कारण डिफ्लेक्शन हुआ। बस सीधा सीधा यही समझिए कि करंट के कारण डिफ्लेक्शन को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। समझिए कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, वो जो डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में वो किसके कारण हुआ, पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के कारण हुआ। ठीक है, जब पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के कारण होगा डिफ्लेक्शन, तब उसको हम लोग करंट सेंसिटिविटी कहेंगे। तो इस तरह करंट सेंसिटिविटी यानी आई मतलब करंट और एस मतलब सेंसिटिविटी, तो आई एस बराबर फाई यानी पर यूनिट यानी डिफ्लेक्शन बाय में पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी। इसका अच्छा डिफ्लेक्शन क्या है, एंगल है, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर एम्पियर। ठीक है, आई के लिए एम्पियर, तो रेडियन पर एम्पियर इसका यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट। ठीक है, अब इसी का थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं।
फाई अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े आई एस बराबर फाई बटे आई पढ़े। तो फाई बटे आई को हम लोग लिख सकते हैं, जो अभी हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फॉर्मूला निकाले थे, आई बराबर याद कीजिए, आई बराबर हम लोग ये वाला निकाले थे कि फाई बटे एन ए बी, बोले थे कि आई को रहने दीजिए बाकी सब को नीचे ले आए, वो वाला, ठीक है वो वाला। तो आई का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो आई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, फाई फाई ख़त्म, एन ए बी ऊपर जाएगा तो एन ए बी बाई के हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यदि आपको न्यूमेरिकल में पूछेगा, देखिए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछा गया प्रीवियस ईयर में, देखिए आपको कहा गया कि यदि मतलब आपको सवाल पूछा गया कि करंट सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करता है, इस तरह से आपको सवाल पूछा गया, ठीक है। मैं हिंदी से बोल रहा लेकिन वहाँ पर इंग्लिश से लिखा था कि करंट सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर ऑप्शन था, 4 ऑप्शन था, तीनों ऑप्शन गलत था। एक ऑप्शन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर, यानी जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उस कॉइल पर उतना उसमें करंट सेंसिटिविटी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आई एस बराबर एन ए बी बाई के हो गया। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और के क्या है, टोरिजन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसको रिस्टोरिंग टॉर्क, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या आया था, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन इसको क्यों कहा गया है। देखिए के, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए, अगर देखिए यहाँ पर यदि हम लोग ये एन ए बी को हटा देंगे, ठीक है, और आई बराबर के फाई लिख देंगे, तो के बराबर क्या हो जाएगा, आई बाई फाई हो जाएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इसको देखिए कहाँ गया बोला, ये वाला देखिए, ये वाला, हाँ ये वाला के, देखिए के, तो के क्या है, के बराबर टाउ बटे फाई हो जाएगा। टाउ डैश क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है। यही वाला है आपका क्या, टोरिजन कांस्टेंट, ठीक है, इसी को कहते हैं टोरिजन कांस्टेंट के। यहाँ पर जो के आया था वो टोरिजन कांस्टेंट था। यहाँ पर हम लोग के किसको माने थे कि के बी द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। देखिए यही वाला लैंग्वेज लिखा है, देखिए रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, देखिए रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, देखिए यही वाला लिखा है यहाँ पर, देखिए रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर के क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, या फिर इसी को आप टोरिजन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। अब देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या था, करंट के कारण कितना डिफ्लेक्शन हुआ, यानी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज, समझ गए, वहाँ पर यूनिट करंट था, यहाँ पर यूनिट वोल्टेज, बस और कुछ नहीं। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है, समझ गए, बस इसका कुछ नहीं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय भी मतलब क्या, भी मतलब वोल्टेज और एस मतलब सेंसिटिविटी, ठीक है। तो वी एस मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर है फाई, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, समझ गए। तो भी बराबर आपने ओम का फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, भी बराबर आई आर। आई का वैल्यू अभी हम लोग पुट करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करके। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में के फाई बटे एन ए बी आया था, फाई फाई ख़त्म, एन ए बी ऊपर जाएगा, तो एन ए बी बाई यहाँ पर आर बचा और यहाँ से के, तो के आर, ठीक है। यहाँ पर आर के एन ए बी के, तो आप जानते हैं आर क्या है, रेजिस्टेंस है। इसका यूनिट ऊपर में डिफ्लेक्शन फाई और नीचे में वोल्टेज, तो रेडियन पर वोल्ट, समझ गए। तो ये हो गया वीडियो कंप्लीट। यहाँ पर देखिए ये कितना मिनट हो गया, मात्र 23 मिनट में आपको दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यहाँ पर हमको बहुत अच्छा लगा समझने में, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करने जरूर करें। और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि क्लास 12 से रिलेटेड जो भी वीडियो मेरा से संभव हो सके आपको एग्जाम में मदद करने के लिए मैं बनाऊंगा। और मैं अभी यूट्यूब में नया आया हूँ, तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।